आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश को हम कैसे हल करेंगे। और वो भी हम सीखेंगे एक आसान ट्रिक के साथ। आता सभी को है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, सभी डरते हैं इससे। तो आपको क्या करना है, अगर आप नियमों को ध्यान देंगे, अगर आप ट्रिक को समझ पाएंगे, तब आप आराम से पैसेज को कम समय में हल कर सकोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करेंगे। इसको हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान देना है और आप बहुत कम समय में गद्यांश और पद्यांश हल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है अपठित गद्यांश। तो आइए देखते हैं अपठित गद्यांश होता क्या है। तो अपठित गद्यांश क्या होगा? ऐसा गद्यांश जिसे परीक्षार्थी ने ना पढ़ा हो, वो क्या कहलाएगा? अपठित गद्यांश कहलाएगा। यह परीक्षार्थियों के पठन कौशल के मूल्यांकन का उत्तम साधन है। अपठित गद्यांश परीक्षार्थी के भाषा संबंधी ज्ञान की क्या करेगा? जांच करेगा। सीटेट परीक्षा में अपठित गद्यांश एवं उन पर आधारित प्रश्न आते हैं। परीक्षार्थी को दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। यानी कुछ प्रश्न आएंगे, उनके क्या करना है? उत्तर देना है। गद्यांश किसी साहित्यिक विधा, वैज्ञानिक सूचना या लेख से संबंधित हो सकते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्नों के माध्यम से परीक्षार्थी के ग्रहण करने की क्षमता तथा व्याकरण ज्ञान की जांच की जाती है। अब आइए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है? CTET परीक्षा में हिंदी। तो सीटेट परीक्षा में हिंदी दो तरीके से आ सकती है। यदि आपने भाषा 1 के रूप में लिया है और या फिर आपने भाषा 2 के रूप में लिया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, अगर भाषा 1 के रूप में आपने हिंदी लिया है, अगर आपने भाषा 1 के रूप में लिया है, तब कितने आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। और 15 में से क्या होंगे? 9 प्रश्न होंगे गद्य के और 6 प्रश्न किसके होंगे? पद्य के होंगे। और अगर आपने भाषा 2 के रूप में लिया है, और अगर आपने भाषा 2 के रूप में हिंदी लिया है, तो आपको 2 अपठित गद्यांश को पढ़कर 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यानी क्या आएंगे? 2 अपठित क्या आएंगे? गद्यांश आएंगे। दोनों क्या होंगे? गद्यांश होंगे। और कुल 15 प्रश्न इसमें भी आएंगे। अब आइए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है? अपठित गद्यांश पढ़ते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो अपठित गद्यांश पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है? पहला है, अपठित गद्यांश के सारे शब्दों का अर्थ एक बार में नहीं समझ सकते, अतः गद्यांश को पढ़ते समय एक शब्द या वाक्य पर नहीं रुकना चाहिए। मतलब पूरा सेंटेंस आपको क्या करना है? पढ़ना है, उसके बाद आपको रुकना है। बीच में अगर आप रुक जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगला है, प्रश्नों के उत्तर करने से पूर्व समय नियोजन करना आवश्यक होता है। परीक्षा में समय निर्धारित होता है। आपको सोच लेना है कि 15 प्रश्न है, हमको 15 मिनट देना है या 10 मिनट देना है। ये आपको पहले से सोच रखना है, उसी अनुसार आपको आगे प्रक्रिया करनी है। अगला है, परीक्षार्थी का शब्दकोश अपठित गद्यांश को हल करने में उसकी सहायता करता है, अतः परीक्षार्थी को शब्दकोश पर ध्यान देना चाहिए। उसको शब्दकोश पर क्या करना चाहिए? विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अपठित गद्यांश को पढ़ते समय पेन या पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विषय पर ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो सके। अगर आप गद्यांश पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते समय आप अगर टिक करते जा रहे हैं कि हाँ ये शब्द ये शब्द ये शब्द, तो आपका ध्यान क्या होगा? उसी में केंद्रित हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अभ्यास द्वारा पठन की गति को तेज करना चाहिए, जिससे कम समय में अपठित गद्यांश के मुख्य बिंदुओं को निकला जा सके। यानी क्या किया जा सके? निकाला जा सके। यानी मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उनको क्या किया जा सके? निकाला जा सके। अगला है, आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों को हल करना चाहिए। ये नहीं कि बिना मन से आप हल कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्या करिए? आत्मविश्वास के साथ आपको उसको हल करना है। अब आइए देखते हैं अगली हेडिंग क्या है।
प्रश्नों को हल करने की विधि, यानी गद्यांश में जो प्रश्न दिए हैं उनको कैसे हल करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो गद्यांश दिया गया है उसको बहुत तेजी से पढ़ना है, जिससे उस गद्यांश के बारे में आपको जानकारी हो पाए, आप उसकी विषय वस्तु को समझ पाओ। फिर गद्यांश को तेजी से पढ़ने के बाद केवल प्रश्नों को पढ़ना है, विकल्पों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि विकल्प को अगर आप तभी पढ़ लोगे तो आपके अंदर कन्फ्यूजन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, गद्यांश को धीमी गति के साथ पढ़ना है और गद्यांश के मुख्य बिंदु को क्या करना है, अलग कर लेना है। क्या करेंगे आप, गद्यांश के मुख्य बिंदु को अलग कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, मुख्य बिंदु के बाद आपको क्या करना, उपमुख्य बिंदु को अलग करना है और गद्यांश से लेखक के प्रयोजन और लक्ष्य का पता लगाना है कि लेखक का प्रयोजन क्या है गद्यांश में और उसका लक्ष्य क्या है, उसका टारगेट क्या है। अगले बिंदु पे आते हैं। अगला बिंदु क्या है, गद्यांश पढ़ते समय उन वाक्यों और शब्दों को रेखांकित कर लेना है जो प्रश्नों से मिलते हो या जिनका प्रयोग गद्यांश में बार बार हो रहा हो। यानी जो वाक्य बार बार प्रयोग हो रहा हो उसको क्या करना है, रेखांकित कर लेना, यानी अंडरलाइन कर लेना है। और जो शब्द आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको भी क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि प्रश्न में किसी शब्द का अर्थ पूछा गया है तो विकल्प चुनते समय यह ध्यान रखें कि विकल्प गद्यांश पर आधारित हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गद्यांश में पूछा गया है उसी को आधार मानते हुए आप उसका आंसर देंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रश्नों को पढ़कर अपठित गद्यांश के केंद्र बिंदु तथा उप केंद्र बिंदु की सहायता से उचित विकल्प का चुनाव करना। यानी विकल्प का चुनाव करते समय आपको जो आपने अंडरलाइन कर रखा है केंद्र बिंदु और उप केंद्र बिंदु, उनकी सहायता से क्या करना है, आपको सही आंसर चुनना है। अगला पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब व्याकरण आधारित प्रश्न को आप हल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जो व्याकरणिक दृष्टिकोण होता है उससे संबंधित है या नहीं है। अगर संबंधित है तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना है आपको। जैसे अगर संधि पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, संधि के नियमों का पालन करना है। इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखकर प्रश्नों को हल करना है, तो निश्चय ही आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी और आपके समय की बचत भी हो जाएगी। जब समय की बचत होगी तो आप वही समय, आपका जो पोर्शन कमज़ोर है उसमें आप दे सकते हैं, आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आइए अगली हेडिंग पर चलते हैं। अगली हेडिंग क्या है, अपठित पद्यांश। तो सबसे पहले अपठित पद्यांश क्या होता है, बिल्कुल गद्यांश की तरह। जिन पद्यांश को परीक्षार्थी ने पहले ना पढ़ा हो उसे क्या कहेंगे, अपठित पद्यांश कहते हैं। अपठित पद्यांश क्या होता है, परीक्षार्थी के साहित्यिक सौंदर्य को परखने तथा समझने की क्षमता की जांच करता है। और परीक्षा में यदि परीक्षार्थी ने भाषा एक के रूप में हिंदी का चुनाव किया है तो उसे पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी मिलते हैं। पद्यांश आधारित प्रश्नों के माध्यम से परीक्षार्थी के पठन कौशल की क्षमता की जांच के साथ साथ अलंकार हो गए, छंद हो गए, शब्द भंडार हो गया और व्याकरण ज्ञान हो गया, इन सब की क्या होती है, जांच होती। फिर आइए अब अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है सीटेट परीक्षा में, सीटीईटी परीक्षा में भाषा एक के रूप में हिंदी। यदि परीक्षार्थी जो है, कोई भी परीक्षार्थी है, उसने भाषा एक के रूप में हिंदी का चयन किया है तो उसे गद्य और पद्य दोनों मिलाकर क्या आएंगे, 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 9 प्रश्न क्या होगा, गद्य होगा और 6 प्रश्न क्या होंगे, पद्य के होंगे। अब आइए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। तो अगली हेडिंग कौन सी है, अगली हेडिंग है अपठित पद्यांश को पढ़ते समय ध्यान देने योग्य बातें। यानी जब अपठित पद्यांश आप पढ़ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है।
वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गद्यांश और पद्यांश में काफ़ी अंतर होता है, तो ये मत सोचिएगा कि गद्यांश पढ़ चुके हैं तो उसी तरह पद्यांश होगा। आइए अब इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, काव्य को पढ़कर सही अर्थ को समझने का प्रयास करें। यानी पहले आप पढ़िए, फिर उसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। इसके लिए परीक्षा से पहले ऐसे पद्यांश का अभ्यास लाभकारी होता है। यानी आपको क्या करना है, पहले परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या करना है, कुछ गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस कर लेना है। यानी आप प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा लीजिए और कुछ प्रैक्टिस कर डालिए, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपका समय भी बचेगा और आपकी हैबिट भी पड़ जाएगी। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के अभ्यास द्वारा शब्दकोश में वृद्धि की जा सकती है। अगर आप जो है प्रश्न को बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे पद्यांश के, तो क्या होगी, शब्दकोश में क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। शब्दकोश की वृद्धि किसी भी पद्यांश के अर्थ को सहजता से समझने में सहायक होती है। यानी अगर आपका वोकैब तैयार होगा, आपकी हिंदी की शब्दकोश जो है, हिंदी का शब्दकोश अगर आपका तैयार होगा, तो आप जो है किसी भी पद्यांश का अर्थ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मौन पठन द्वारा कविता के केंद्रीय भाव को समझें तथा यह जानने का प्रयास करें कि कविता का भाव, रस तथा संदेश क्या है। यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मौन रह के पढ़ना है। मौन रह के पढ़ेंगे तो कई उससे लाभ हैं। पहली बात, आपके ध्यान में अच्छे से उतरेगा। दूसरी बात, बाकी किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो आइए अब अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग क्या है, अपठित पद्यांश को हल करने की विधि। तो अपठित पद्यांश को कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मौन वचन करते हुए मतलब मन में पढ़ना है 2 बार अच्छे से। और पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो प्रयास करेंगे कविता किस विषय में लिखी गई है ये पता करें, तथा कविता के माध्यम से कवि किस संदेश को पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो पूर्व नीचे दिए गए प्रश्नों को भी पढ़ लें तथा पढ़ते समय पंक्तियों पर विशेष ध्यान दें। यानी पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करना, पहली बार पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों को पढ़ना है। जब प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रश्न में पूछ क्या रहा है। फिर दोबारा जब आप पढ़ेंगे पद्यांश को तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपके मन में ही हो जाएंगे। यानी आप स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर दे दोगे। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, कविता के सार को समझने का प्रयास करें। यानी क्या करना है, आपको कविता का सार जो है उसको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पद्यांश पढ़ते समय पंक्तियों में आए व्याकरणिक बिंदुओं को प्रश्नानुसार रेखांकित करना है। यानी पद्यांश जब पढ़ रहे हैं आप तो व्याकरणिक बिंदु जो होंगे उनको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से या जिससे आप चाहें। यदि प्रश्न में किसी शब्द का अर्थ पूछा गया हो तो विकल्प चुनते समय यह ध्यान रखें कि वह पद्यांश से संबंधित हो। यानी जब आप देखेंगे प्रश्न में कि किसी शब्द का अर्थ पूछ रहा है तो आप ध्यान रखना है कि जो पद्यांश से क्या हो, संबंधित हो, उसी का आपको अर्थ देना है। अगला है कविता का मूल भाव, केंद्र बिंदु तथा सार को समझने के बाद प्रश्नों को विकल्पों के साथ पढ़ें तथा उचित विकल्प का चुनाव करना है। फिर अगला पॉइंट है, यदि प्रश्न भाव से संबंधित हो तो कविता पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि कवि क्या कहना चाहता है। भाव से संबंधित होगा तो आपको ध्यान देके पढ़ना है कि कवि कहना क्या चाहता है। अगला है, कुछ प्रश्न अलंकार से संबंधित होते हैं तथा इन प्रश्नों के विकल्प चुनते समय दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसकी जांच कर लें। यानी पंक्ति आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, उत्तर देना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी के लिए सभी पॉइंट जो है बहुत समय तक खोजे गए हैं, फिर उनको निकाला गया है, फिर इस एक निचोड़ निकाला गया है, वो आपको समझाया गया है। तो क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ सबके पास पहुंच पाए, सभी को ज्ञान अर्जित हो। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ही सभी को क्या होगा, ज्ञान होगा और देश विकास करेगा।
तो आपको क्या करना है, अपने देश के विकास में आपको पूरी पूरी मदद करनी है, यानी लोगों को शेयर करिए और सबसे कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे सभी का फायदा हो पाए, सभी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। आज से हिंदी का सेशन स्टार्ट हो गया है। हिंदी की ये पहली क्लास है और 5 से 6 दिन में कुल 10 क्लासें होनी है। 5 से 6 दिन में हिंदी आपकी समाप्त हो जाएगी। हिंदी के बाद आपको जो विषय पढ़ना है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा विषय पढ़ना है। सबसे ज़रूरी बात, आप सभी को एकदम अपडेट रहना है। हम देखते हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि पेपर टल गया है तो छुट्टी कर दिए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई लगातार करते रहिए, जितना पढ़ोगे उतना फ़ायदा है। नहीं आखिरी में क्या होता है, आखिरी में सब बेकार हो जाता है, सब मतलब एकदम से क्या पढ़ लिया जाए, 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, ऐसे करना वैसे करना, परेशान हो जाओगे। तो क्या करना, लगातार पढ़ाई करते रहिए। ये मत सोचिए कि पेपर की डेट नहीं है तो ना पढ़ें, पेपर की डेट एकदम से आएगी, सब परेशान हो जाओगे। तो पढ़ाई लगातार करते रहिए, एक भी पल बर्बाद मत करिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है कि आप लगातार पढ़ाई ही करते रहो, पढ़ाई ही करते रहो। कितनी उम्र तक पढ़ते रहोगे। तो क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करके जल्द से जल्द जॉब ले लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती की जॉब जो है बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। तो क्या करना, अच्छे से मेहनत करना है, पढ़ते रहना है। कोई भरोसा नहीं कि कौन सी जॉब अब कब आएगी, तो जैसे जॉब आए तुरंत उसको क्या करना है, आपको तुरंत उसमें कूद जाना है और विजय पाना है। उसके लिए क्या करना है, लगातार पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।